हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। ये वाले पॉइंट्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताने जा रही हूँ कि जब मैंने दिल्ली एम्स के लिए एग्ज़ाम दिया था, तब मैंने कैसे स्टडी किया, मतलब मैंने किस किस चीज़ का ध्यान रखा। और जब मैंने भुवनेश्वर एम्स के लिए स्टडी किया था उससे पहले, तो मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया था। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बैचलर्स यूजी की है, 2014 में पास आउट हुई थी। देन उसके बाद मैंने 17 में पीजी पास आउट किया है हिमाचल से। देन ऋषिकेश एम्स में मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब किया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ दिया था ड्यू टू लाइक माई मैरिज, तो मैं शिफ्ट हो गई थी। देन उसके बाद जब मैं ऋषिकेश एम्स में थी, तो उस समय मैंने भुवनेश्वर एम्स के लिए एग्ज़ाम दिया था। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2018 में फरवरी में, उस समय एग्ज़ाम दिया था। तो जब मैंने वहाँ वाले एग्ज़ाम के लिए स्टडी किया और जब 2019 में मैंने दिल्ली एम्स के लिए फिर से एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने भुवनेश्वर एम्स में कैसे स्टडी किया, तो वो सब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो जब भी मतलब एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है और मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। उस समय दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी है कि अच्छा इतनी सीट्स हैं, मुझे इतने ही लाने हैं। नहीं, कितनी भी सीट्स हों, कितने भी लाइक वैकेंसी निकली हो, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारी मेहनत और हमारे हार्ड वर्क और हमारे स्मार्ट वर्क, हमारी नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, कि हमें कंसिस्टेंट रहना है स्टडी करते समय। मानो आज मैं अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ, आज एग्ज़ाम की मानो डेट हमें पता चल गई, एग्ज़ाम निकलने वाले हैं, तो हमें अगर आज हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं हो जाती, जिस दिन तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता, मैं दिन में 4 घंटे तो स्टडी करूँगी ही करूँगी, तो उस चीज़ को फिर हमें कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना है कि आज भी 4 घंटे पढ़ना है, कल भी पढ़ना, तो लगातार पढ़ना है, किसी दिन मिस नहीं करना है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे स्टडी के साथ, तब तक हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हर्डल्स आएंगे बीच में, बट फिर भी हमें 4 घंटे जिस दिन ना से कम 3 घंटे का टाइम तो स्टडी के लिए देना ही देना है। 4 5 6 घंटे हमें पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। और उस समय जब पढ़ाई करनी है, तो फिर उस वक्त हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेटर्स कितने भी होते हैं, तो उन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देना है। किसी ने आवाज़ लगा दी, वहाँ चले गए, फ़ोन लग गए देखने, थोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। हाँ, 1 2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अदरवाइज़ जितने भी एक्सटर्नल ये स्टिमुलेटर्स हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है कि फ़ोन चेक कर लिया, फेसबुक ओपन कर लिया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर ली। नहीं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जब तक हम ये चीज़ अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं भुवनेश्वर एम्स में थी, तो आई वॉज पोस्टेड इन आईसीयू। तो मैंने दिल्ली एम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उस समय एग्ज़ाम की डेट निकली, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो मेरा ऐसे था कि जब नाइट ड्यूटी भी लगती थी, माइंड में था कि वापस एग्ज़ाम क्लियर करके जाना है, तो नाइट के बाद भी मैं स्टडी करती ही करती थी। 2 घंटे या 3 घंटे स्टडी करना ही करना है। तो वो चीज़ मैंने मेंटेन करके रखी, ताकि बीच में कहीं भी गैप ना पड़ जाए। गैप पड़ने से क्या होगा, मे बी आप वो गैप नेक्स्ट 2 डेज़ में उससे ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओ, नो डाउट। बट जब वो गैप बीच में पड़ता है, तो जो हमारा एक मेंटल मेकअप होता है, एक जो हमने दिमाग में एक चीज़ बनाई होती है ना कि हम अपने एक गोल अचीव करने के लिए, तो वो चीज़ें ब्रेकअप हो जाती, टूट जाती हैं, बीच में ब्रेक लग जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, कंसिस्टेंट रहना है स्टडी के लिए। एंड सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्ट। स्टडी करना है जब भी ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना है कि हाँ आज मैंने इतनी बुक ख़त्म करनी है, इस तरीके से स्टडी नहीं करना है। आप बुक ख़त्म कर दोगे, 3 बुक 4 बुक ख़त्म कर दोगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तब तक स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके और ज़्यादा सिलेबस कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मेक श्योर जब भी स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी आपको
नॉर्मल स्टडी करने के मेथड से आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा टोटल, बट वो जो ड्यूरेबिलिटी है उस स्टडी की हुई की जो आपके दिमाग में रहेगा वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है। रट्टा लगा के दिमाग में बिठा लोगे थोड़ी देर के लिए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो भूल जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम को, कंपेयर करके स्टडी करो। फॉर कंपेयर करने का मतलब है, मैं समझा के बताऊंगी आपको। सपोज़ एक बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि जब मैं अपना फाइनल ईयर होके पास आउट हो जाऊं तो मैं जॉब के लिए उसके लिए स्टडी कर रहा है। तो ड्यूरिंग दैट 4th ईयर का स्टूडेंट भी क्लिनिकल पोस्टिंग में जाता है, तो वहाँ पे जो क्लिनिकल केसेस वो देख रहा है उसको वो घर आके या अपने हॉस्टल में जहाँ पे भी वो रहता है, जब वो स्टडी कर रहे हैं तो उसको देखो कि इस डिजीज़ कंडीशन की बुक में क्या क्या पिक्चर दी है। एन एग्जाम्पल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिए हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हो रहे हैं, लिखे हैं बुक में। अब आप ये कंपेयर कीजिए कि जो केस आपने क्लिनिकल्स में देखा, क्या सेम चीज़ें, सेम पिक्चर वहाँ पे भी प्रेजेंट थी। किसी बीमारी का अगर लिखा गया है कि पेट में इस तरीके से दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद दर्द हो रहा है या खाना खाने से पहले दर्द हो रहा है, तो आप बुक में आके चेक कीजिए कि क्या बुक में भी ऐसे ही लिखा है, और उस चीज़ को बुक वाले को एक्चुअल पेशेंट के साथ कंपेयर कीजिए। जब भी आप कंपेयर करके स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने कंपेयर करके स्टडी किया है वो मुझे अभी तक भी चीज़ें याद हैं। कई बार होगा भूल जाएगा, लेकिन फिर से जब मैं वही सेम केस देखूंगी तो मुझे फिर से याद आ जाता है कि हाँ ये इस डिजीज़ कंडीशन में होता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो मेक श्योर कि जब भी स्टडी करना है कंपेयर करके स्टडी करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो केस आपको क्लिनिकल्स में नहीं मिल रहा उसको पढ़ो ही मत, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई करनी है। बट हाँ कुछ केसेस जो चीज़ें आप क्लिनिकल्स में देख रहे हो, अगर वो चीज़ें आप स्टडी भी करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। हम जब भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं या फिर अपने वैसे ही नॉर्मल रूटीन में भी हम लोग जो लोग स्टडी करते हैं तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब एक चीज़ और, कुछ लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट, जब भी एग्ज़ाम क्लियर कर होता है तो काफ़ी सारे लोगों के जैसे कई बार मैसेजेस भी आते हैं, जैसे फेसबुक पे भी कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि क्या आपने कोचिंग ली थी। हमेशा ये आता है कोचिंग ली थी, क्या कोचिंग ली थी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कोचिंग नहीं ली थी। हाँ मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बीच में ज्वाइन किया था। कई बार ऐसा नहीं, मैं एग्ज़ाम वो वाला जो टेस्ट सीरीज़ देती थी तो कई बार 1 आधा 2 एग्ज़ाम छूट गए होंगे बीच में, बट मैंने वो एग्ज़ाम दिए हैं ताकि मैं खुद को इवेलुएट कर सकूं। बिकॉज़ क्या रहता है, हम ड्यूटी पे जाते हैं तो शेड्यूल बिज़ी रहता है, लेकिन एग्ज़ाम देना है करके तो कुछ तो स्टडी करेंगे, ये सोच के मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी एंड मेरे लिए बेनिफिशियल रही। डेफिनेटली कोई भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे बेनिफिशियल रहेगी ही रहेगी। बट इट्स नॉट ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना ही है, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्टडी करने का तरीका अलग है। कुछ बच्चे ग्रुप स्टडी में ज़्यादा लर्न करते हैं, कुछ बच्चे इंडिविजुअल स्टडी में ज़्यादा लर्न करते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि वो कैसे स्टडी करता है। तो कोचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी ऑलवेज़। तो अपना अपना आप खुद से भी पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और 2 या 3 महीने में स्टडी करके भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब भी आपने एग्ज़ाम देना है तो बिल्कुल ऐसे एक ट्रांसपेरेंट होके पे स्टडी करनी है। सपोज़ आप दिन में थ्योरी पढ़ लेते हैं, मैं ऐसा करती थी कि मैं जैसे अगर मैं दिन में मानो 4 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 3 घंटे स्टडी करती थी, और जो लास्ट का 1 घंटा बचता था, लास्ट का जो लास्ट आवर है उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बुक्स हैं, मैं आपको बुक्स के नाम भी बताऊंगी अगली किसी वीडियो में, मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए। फिर मैं क्या करती थी कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको एग्ज़ाम 1 घंटे में 100 या 120 क्वेश्चंस मैं रखती थी कि चलो 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं एक रफ़ कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके लिख लेती थी, और जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि इसका ये करेक्ट आंसर है मैं वो सामने लिख लेती थी। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद मैं वो सेम क्वेश्चंस को चेक करती थी कि मेरे कितने गलत हैं और कितने सही हैं। और जब मैं आंसर्स करती थी तो मैं एक दिमाग में एक रैशनल लेके आंसर करती थी कि अच्छा ये स्टेटमेंट दी है, इसका आंसर ये हो सकता है और किस वजह से हो सकता है।
तो जब मैं फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे तो उसका मैं नेगेटिव मार्किंग करके डिडक्ट कर लेती थी। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, ये नॉर्सेट का एग्ज़ाम, जो लोग अभी नॉर्सेट तो अभी अभी आया है, हमारे टाइम पे नॉर्सेट नहीं था, तो पहले भी ऐसे था, नेगेटिव मार्किंग रहती थी। नेगेटिव मार्किंग तो जब हम प्रिपेयर ही घर पे भी जब प्रिपरेशन करनी है, नेगेटिव मार्किंग करके करो। नेगेटिव मार्किंग करके प्रिपेयर करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी हैबिट हो जाएगी कि हम जो क्वेश्चंस नहीं आते हम उनको भी 1 2 3 4 करके, या फिर हम ब्लाइंडली टिक कर देते हैं, तो वो हमारी हैबिट रिड्यूस हो जाएगी। तो वो रिड्यूस होने के लिए हमें टाइम लगता है, कि क्योंकि हमारे माइंड में ही रहता है 200 क्वेश्चंस है, सारे कर दो, कुछ तो सही होंगे ही। अरे बाबा, कुछ सही तो होंगे, लेकिन जो गलत होने की वजह से आपके सही वाले मार्क्स से भी तो डिडक्ट होंगे ना। तो आप ये सोचिए कि एक एक नंबर पे कितने कितने बच्चों के नंबर आए होते हैं, तो आपकी सीट तो फिर मतलब बचता ही नहीं है सीट सेलेक्ट होना आपका। तो बेटर है ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। जब आप प्रिपरेशन में ही अवॉइड कर दोगे तो फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे तो फिर बहुत मिनिमल चांसेस बचते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, अंधेरे में ब्लाइंडली टिक नहीं करके आना है आंसर्स को। अब आती है दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि पेपर जब भी प्रिपेयर करना है आपने एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है तो मैं यही स्टडी करता रहूँ हमेशा। नहीं, आपके हमारे जितने भी नर्सिंग के 5 सब्जेक्ट हैं हमें सारे स्टडी करने हैं। इसके अलावा जैसे फार्मा वगैरह 5 तो स्पेशलिटीज़ हैं, वो सारे स्टडी करने हैं 5 सब्जेक्ट। देन इसके अलावा फार्मा, जेनेटिक्स वगैरह हमें सब पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर कहीं से पेपर आता है। हमारी ये जो करंट अफेयर्स हैं यहाँ से भी एग्ज़ाम आएगा, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा। तो ये सारे, तो हमें हर फील्ड में पढ़ाई करनी है, देन ओनली हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मेडिकल सर्जिकल पढ़ती रहूँ बैठ के, मैंने ऑब्स नहीं पढ़ी है, देन कम्युनिटी नहीं पढ़ी, देन पीडियाट्रिक्स नहीं पढ़ी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर के लिए जब भी पढ़ना है तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो ये चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग से हटा देना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि कई बार आता ही एक स्पेशलिटी से काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट ऑफ पेपर आ जाता है, वो एक लक बाय चांस है। लेकिन हमेशा से हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम किसी और तरीके से आ जाए। बिकॉज़ जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने ये दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो मैंने भी काफ़ी स्टडी किया था। कुछ जो मैंने ये प्रीति अग्रवाल वगैरह मैंने कभी स्टडी नहीं की, लेकिन उस टाइम पे मैंने वो भी ओपन करके देखी थी। थोड़ा से 1 2 पेजेस ही पढ़े थे, लेकिन मैंने ओपन तो की थी वो बुक भी। तो इससे पहले मैंने कभी प्रीति अग्रवाल को टच भी नहीं किया था। तो उस समय मैंने काफ़ी बुक मतलब काफ़ी स्टडी किया। मैंने सॉन्डर्स, तो खैर मैं यूजुअली सॉन्डर्स ही फॉलो करती हूँ, बट उस समय मैंने सारे बुक्स को अच्छे से स्टडी किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाके वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक मतलब स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन इमेज बेस्ड वीडियोज़ आ रहे, इमेजेस आ रहे। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो होगा थेरी बेस्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थेरी बेस्ड। तो एक क्या रहता है कि माइंड सेट है हमारा कि हम ये सोच के जाते हैं कि इस तरीके का पेपर आएगा, लेकिन जब कुछ और आ जाता है तो थोड़ा सा वो चीज़ भी एक डिस्टर्बिंग सी हो जाती है हमारे लिए। तो ऐसा पहले से माइंड सेट रख के नहीं जाने कि पेपर मेडिकल सर्जिकल से ही आएगा, या पीडियाट्रिक्स से ही आएगा, या साइकाइट्री से आएगा। ऐसा सोच के जाएंगे तो जब एग्ज़ाम में हमारे अकॉर्डिंग पेपर नहीं मिलेगा तो वो भी हमें डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से जो चीज़ें हमने सही भी करनी है वो भी हम गलत कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रेपरेशन के टाइम पे अनबायस्ड होके हर सब्जेक्ट उठाना है, हर सब्जेक्ट को स्टडी करना है। और कई बार क्या होता है कि टाइम थोड़ा कम बचता है, तो उस टाइम पे क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि इन डेप्थ स्टडी करो, कम से कम इतना करो कि आंखों के आगे से हर एक चीज़ निकल के जानी चाहिए, एक बार स्टडी कर लेना चाहिए। वो टाइम के अकॉर्डिंग, हम टाइम कैसे मैनेज करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी कि हमें कैसे स्टडी करना है टाइम के अकॉर्डिंग। जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है 1 साल का, या फिर 1 2 3 महीने बचे हैं, तब हमें कैसे स्टडी करना है, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर सब्जेक्ट स्टडी करना है, और सारे सब्जेक्ट में से एग्ज़ाम में पेपर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी कि जैसे 2019 में जब हमने एग्ज़ाम दिया तब इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, तो जब 2020 में फिर से एग्ज़ाम हुआ तो जो
मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, काफ़ी लोगों का जैसे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं फेसबुक पे, तो काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे इमेज बेस्ड, इमेज बेस्ड, इमेज बेस्ड। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि वो इमेज बेस्ड ही एग्जामिनर डालेगा, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, उनको भी स्टडी करो। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो एग्ज़ाम है वो सभी सब्जेक्ट्स में से आता है, सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आई स्टडी। लाइक थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आप लोगों को बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ स्टे इन टच विद मी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।